तो आज हम करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो कल हमने जो देखा था, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो टिपिकल भी होते हैं, नॉन टिपिकल भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर भी होते हैं, आउटर भी होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि किस कंडीशन में टिपिकल ट्रांजिशन होगा, किस कंडीशन में नॉन टिपिकल ट्रांजिशन होगा। तो ये कुछ बातें थी जो कल हमने डिस्कस की थी। आज इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप 3D सीरीज की बात करें तो इसमें जो आउटर शेल होता है वो 4s होता है, और जो इनर ऑर्बिटल होती है वो 3D होती है। इनर ऑर्बिटल क्या होती है? 3D होती है, ठीक है। तो फिर हम वाइल मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक हम देखेंगे कि 3D ऑर्बिटल में 2, 3, 4, 5, अच्छा क्रोमियम में भी 5 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 5, तो 10। अगर आप 4D सीरीज में आओगे तो ये 4D एलिमेंट्स हैं, ये 3D एलिमेंट्स हैं, और ये 5D सीरीज के एलिमेंट हैं लेंथेनियम से लेके, ठीक है। तो एक चीज नोट करने की है, वो ये है, क्या है कि यहाँ पे देखें कि D ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पूरी f ऑर्बिटल फिल होगी, ठीक है। यानी ये जो है आपकी जीनान, जीनान के बाद 5D1, उसके बाद 4f1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। बाद में जो है 5D जो है वो 2 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल होगी, ठीक है। तो ये जो लेंथेनियम है उसमें जीनान 5D1, उसके बाद पूरी लेंथेनाइट सीरीज आएगी, उसके बाद फिर दोबारा जो है D ऑर्बिटल फिल होना शुरू होगी। तो हार्नियम से लेके और ये टंगस्टन, रोनियम, ठीक है, ये आपका जो है ऑस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनियम, सिल्वर, गोल्ड वगैरह में आप देखेंगे कि ये चीज इस तरह से होती जाएगी, ठीक है। तो इसको आप एक मरतबा देख लेना, तो थोड़ा सा फर्क है वो चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या चीज है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जिसको हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं, तो उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में तो हम बाद में पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि ये एक हाईलाइट है, ठीक है, कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल, के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल होंगे। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लिस्टर, इनको शाइनी सरफेस या अपीयरेंस होंगी। दे आर हार्ड, हाई डेंसिटी, आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। बीइंग सिचुएटेड इन मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आपको ये मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। एक साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरी पे पी, और नीचे क्या आएंगे एफ ब्लॉक, तो ये बीच में रहते हैं। तो देयर एटॉमिक रेडिया इंटरमीडिएट रेंज में होगी, ठीक है, ना ज्यादा बड़े होंगे ना छोटे होंगे। दे हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू दे हैव हाई, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती हैं क्योंकि इनमें जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारे सॉलिड होते हैं सवाए मरकरी के, सवाए मरकरी के सारे सॉलिड होते हैं। दे फॉर्म एलाइज, ठीक है, तो ये एलाई बना सकते हैं। फ्यू एक्सेप्शंस ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ये सारे हम पढ़ते हैं, जस्ट हेडलाइट है, ठीक है, हेडलाइंस हैं। दे आइंस आर कलर्ड सॉल्यूशन, ये कलर सॉल्यूशन बनाते हैं। दे शो मैग्नेटिक कैटालिटिक प्रॉपर्टीज और दे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। ये अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में, ये थोड़ा सा जस्ट ट्रेलर था, तो ट्रेलर के बाद मूवी पे आते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज कंपेयर कर लेते हैं। कमान गाइस, कमान। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं। ये चार्ट में क्या क्या मौजूद है: एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखें, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप के बजाय ये पीरियड में सिमिलरिटी शो करते हैं। इस वजह से इस पूरी एलिमेंट के इस पीरियड को, जो फोर्थ पीरियड में आपको मिलेंगे, इसको 3D सीरीज कहते हैं। 3D सीरीज कहते हैं, यानी ये सीरीज में पीरियड में सिमिलरिटी शो करेंगे। स्कैंडियम पहला एलिमेंट है, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सो एटॉमिक नंबर 21 से लेके बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एटॉमिक साइज पिकोमीटर में तो आप देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस बढ़ता, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, फिर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा बड़ा, फिर और बढ़ गया, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो ट्रेंड है ये किस वजह से है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, ठीक है। सो मोर और लेस आपका एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पहला एलिमेंट बड़े से बड़ा है,
आखिरी छोटा नहीं है, छोटा एलिमेंट आपका ये है निकिल, उसके बाद थोड़ा सा कॉपर बढ़ गया और थोड़ा सा जिंक बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी पे देखते हैं तो मोर और लेस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, ठीक है। कोई रेगुलर वेरिएशन ये है कि पहला 632 661 यानी कम से कम पहला ही है और हाईएस्ट जो है आपका आखिरी है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी पे। किस पे डिपेंड करती है? बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और जो बाइंडिंग एनर्जी है ये इटसेल्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो यहां से यहां तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट को आप देखें कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर मैंगनीज की बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास एक होता है, इसके पास दो, इसके पास तीन, इसके पास 6, इसके पास 5, फिर कम होते जाएंगे 4 3 2 1 0। तो यहां से जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना शुरू करेगा तो अगेन मेल्टिंग पॉइंट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और कम से कम किसकी होगी? जिंक की। जिंक की कम से कम क्यों है? क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर होंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसका एक अजीब ट्रेंड है कि पहले जो है कम हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट यहां से बढ़ रही थी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। कम होने के बाद दोबारा जो है इंक्रीज हो रही है और बीच में सेम रही है, ठीक है। फिर कम हुई, फिर और कम हो गई, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आपको मोर और लेस क्या हो रहा है कि बढ़ रही है। 1.3 1.5 6 फिर 5 फिर 8 8 8 8 9 एंड 1.6, यानी कुछ ना कुछ हद तक क्या हो रहा है कि आपकी मोर और लेस जो इसमें ट्रेडिशन है वो या तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप में नहीं, ये पीरियड में सिमिलरिटी शो करते हैं। तो पीरियड में देखें ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज हैं। तो सेम वैल्यूज क्या डिक्लेयर करते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है वो पीरियड में है इंस्टेड ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। बस इसमें देखिए ये चीजें याद करने की नहीं होती, सिर्फ सिंपल ट्रेंड फॉलो करना कि हो क्या रहा है वो आपको आना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं हम और क्या है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, अगर 3D सीरीज है या कोई भी और सीरीज है, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इसमें बात करते हैं 3D सीरीज की, ठीक है। यानी इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? 3D सीरीज। 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इसमें क्या होता है कि NS, इसमें n का वैल्यू 4 होता है, s में 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद n-1 d ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये n का वैल्यू 4 है तो n-1 क्या होगा? 3d 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो आप नोट करें, क्या नोट करें कि यहां पे देखें दो ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल्ड हैं, ठीक है। दो ऑर्बिटल, कौन कौन सी दो ऑर्बिटल्स हैं भाई? एक आपकी 4s है, ठीक है, दूसरी क्या है? 3d है, ठीक है। तो ये आपका वैलेंस शेल है, ये क्या चीज है? वैलेंस शेल। और ये जो आपका शेल है ये पेनल्टीमेट शेल, अंदर वाला शेल है, पेनल्टीमेट शेल। नेक्स्ट यानी इनर टू द वैलेंस शेल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको दो शेल्स जो हैं वो फिल होते हुए दिखाई देंगे। चलें, क्या चीज है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ इन आउटर मोस्ट वैलेंस एंड पेनल्टीमेट यानी अंदर वाला शेल। देयरफॉर देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 यानी 3d। अगर 3d सीरीज की बात करते हैं तो 1 से क्या होगा? 10 होगा। और s का वैल्यू, n का वैल्यू क्या है? 4, 4s 1 से 2, यानी दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें 4s 1 होता है, वो 8 एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें 4s 2 होता है, ठीक है। वो कैसे कौन से हैं आप देखते हैं आगे चल के। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d सीरीज एलिमेंट्स स्कैंडियम टू जिंक 4s 1 से 2 से और 3d 1 से 10 तक भरे जाते हैं। 4s इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल ड्यू टू इट्स लोअर एनर्जी, के पहले 4s इसलिए फिल होती है, ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो उसके n+l वैल्यू पे डिपेंड करती है। n+l वैल्यू अगर आप 4s का देखोगे तो 4 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा। अगर आप n+l वैल्यू 3d ऑर्बिटल का देखेंगे क्या होगा? 3 + 2
देखिए ये जो 4 है ये n वैल्यू है, ये जो 3 है ये n वैल्यू है। अब इस ऑर्बिटल का l वैल्यू 0 होता है, p का 1 होता है, d का 2 होता है, f का 3 होता है। क्या ये वैल्यूज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं? p d, ठीक है। तो 3 + 2 = क्या होगा? 5। तो n + l वैल्यू किसका ज्यादा है? 4s का, सॉरी 3d का 5 है। पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे किसमें? 3d में होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है? हाउएवर सम एक्सेप्शंस आर सीन व्हेन d ऑर्बिटल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम एंड d ऑर्बिटल। कि नॉर्मली इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसली इसी ऑर्डर में फिल करते जाएंगे, पर 2 एक्सेप्शंस मिलेंगी हमें। किस जगह पे मिलेंगी उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब भी व्हेनेवर आपको D4 दिखाई दे एंड D9 दिखाई दे, आपको D4 दिखाई दे और क्या दिखाई दे? D9 दिखाई दे। अब देखिए एक एटम है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है। दूसरा एटम है कॉपर, एटॉमिक नंबर है 29। इनकी जो स्टेट जो हम अज्यूम करते हैं, जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो ये है। यानी बाय यूजिंग अफबा प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड, यानी होती क्या है और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या होनी चाहिए। एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होनी चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, 3d4, ठीक है, होनी ये चाहिए। पर होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है एस ऑर्बिटल का वो इधर चला जाता है, ठीक है। और इसकी जो ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन जो सही होती है वो 4s1 एंड 3d5, ठीक है। 3d सॉरी 4 होगा, तो 3d5, ठीक है। ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी क्रोमियम या किसी भी एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 4 या 9, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एस का ट्रांसफर करोगे। क्यों करोगे उस पर बात पे आते हैं। उसके बाद कॉपर 29 है, इसकी जो एक्सपेक्टेड है, जो हम यूजिंग अफबा प्रिंसिपल जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये होनी चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9 एक्सपेक्ट हम ये करते हैं। बट होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होगा, वी विल हैव 4s1 एंड 3d10। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज, कि ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस, पहला ये है कि देयर इज लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d। भाई इलेक्ट्रॉन को 4s से 3d में जाने के लिए बहुत ही थोड़ी एनर्जी चाहिए, थोड़ा एनर्जी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जो है एनवायरमेंट से एनर्जी लेके इधर जंप कर जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हाफ filled एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल्स आर more stable than स्टेबल होती हैं ज्यादा, किससे? स्कार्सली फिल्ड, जो कि हाफ फिल्ड हो ना ही कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल है तो D10 जब इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ये ज्यादा स्टेबल होगी D5 से, जब इसके पास हाफ फिल्ड होगी। किससे? अगर डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमेशा जब डी ऑर्बिटल पूरी भरी हुई होगी तो ये हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होगी, और ये हाफ फिल्ड जो है बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर द सेम रीजन अगर आपके पास P6 है तो ये ज्यादा स्टेबल होगी P3 से,
ये ज्यादा स्टेबल होगी पी में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ रही है? तो दो रीजंस हैं। पहला ये है कि देयर इज लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d, तो थोड़ा सा इनपुट चाहिए जो एनवायरमेंट से ये एटम क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके ये जंप करेगा किधर, ये जंप करेगा 3D में। जैसे उधर जाएगा तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3D या तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा या फिर हाफ फिल्ड हो जाएगा। ये सिर्फ कब होता है, जब डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन 3D सीरीज एक क्रोमियम में होगा, एक किसमें होगा, कॉपर में होगा। तो क्रोमियम और कॉपर में एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, कॉपर में एक एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनमें एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3D सीरीज के जो 8 दूसरे एलिमेंट हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शन होगी। क्रोमियम एंड कॉपर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल shifted from 3D orbital to make them half filled or completely filled। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? टू एक्सप्लेनेशन के लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3D। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होती हैं, ज्यादा सटेबल होती हैं, ज्यादा सटेबल होती है। तो इसको मारते हैं और बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे भाई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उधर हमने कर ली, तो इसको रहने देते हैं। अब आते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है भाई? बाइंडिंग एनर्जी कोई भी सिस्टम है, बाउंड सिस्टम है, एटम्स का बना हुआ है, आइंस का बना हुआ है या मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सर्टेन फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जब वो बाइंड होते हैं, जब भी दो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां से एनर्जी क्या होती है, खारिज होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब जितनी एनर्जी उस बाउंड सिस्टम को बनाने में निकली थी, एग्जैक्टली उतनी देंगे तो सिस्टम अनबाउंड हो जाएगा, आपके एटम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इज व्हाट, की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिसका सिस्टम बना हुआ है, पॉसिबल है कि सिस्टम एटम्स का बना हो, पॉसिबल है कि आइंस का बना हो, पॉसिबल है न्यूक्लियर यानी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का बना हो, पॉसिबल है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड हो। तो उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, तो बाइंडिंग एनर्जी इज मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ बाउंड सिस्टम। उसके बाद जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो हार्ड और टफ होते हैं, हार्ड और टफ होते हैं। इसका मतलब इनमें मेटेलिक बॉन्ड या बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से वो क्या होते हैं, टफ होते हैं, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इज हायर देन अदर एलिमेंट्स। किस वजह से? देखिए, हर सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आप देखोगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक बढ़ते हैं, यानी फिर हम 3b ग्रुप से लेके 6b ग्रुप तक जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर जैसे आप मैंगनीज 7b ग्रुप से 2b ग्रुप तक जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे पेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके पास 1 होता है, इसके पास 2 होते हैं, इसके पास 3 6 5 4 3 2 1 0। तो आप समझ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कहां से कहां मोर और लेस यहां तक इंक्रीज होगी, फिर यहां से इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर जितना आप और आगे जाओगे तो यहां से जो है डी ऑर्बिटल में पेयर बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हेंस इंक्रीज इन पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी, बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी।
खुल जा से बंद ना हुई, बंद ना हुई। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, और इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। मिड मिड ऑफ द सीरीज तक अट्रैक्टिव फोर्सेज बढ़ती हैं क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बाद में कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा ये सीक्वेंस। ठीक है, एक्सेप्शन को ना फॉलो करें बेटा, आप सिर्फ जो है ना रेगुलर सीक्वेंस को देखें। हर किसी के एक्सप्रेशन पे आएंगे तो हम पूरे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं पे भी बुक में कोई ये रीजंस नहीं दिए हुए कि उसके पीछे हम भागें। तो आते हैं बाद में आगे क्या चीज है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम 3b यानी स्कैंडियम, और ये क्रोमियम आपका 6b। ठीक है, यहां से यहां तक बढ़ती जाएंगी, हेंस एनर्जी इंक्रीज अप टू 6b या 7b मैंगनीज तक, 6b या 7b आपके मैंगनीज तक ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू होगी तो ये डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का कोई दीनिमान नहीं है, उसका सीक्वेंस नहीं है सेम। अब नेक्स्ट चीज इज व्हाट के दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रांजिशन एलिमेंट की एक वर्सटाइल प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर में, जिसमें कलर कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना, कैटलिस्ट एक्ट करना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक वर्सटाइल प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो इनके स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या लगी हुई है, रियल चार्ज को वैलेंसी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मल या नॉन रियल या अपेरेंट चार्ज को कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसका रीजन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d ऑर्बिट। ठीक है, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके पास, इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मान लें कि एक एलिमेंट है स्कैंडियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसमें कितने होंगे? 1। ठीक है, तो ये कितने ऑक्सीडेशन शो कर सकता है? +2 एंड +3। +2 कब शो करेगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसके लास हो? एस ऑर्बिटल वाले। कि आपके पास टाइटेनियम है, टाइटेनियम के क्या पास ये सीन है, तो ये क्या शो करता है? +2 +3 +4। ठीक है, तो +4 शो करता है। ठीक है, +4 शो करता है, मतलब क्या हुआ? अगर ये पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा लॉस होगा? ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा लॉस होगा? एक सेकेंड, 4s और 3d। एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं, हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है p से, p का ज्यादा होता है d से, d का ज्यादा होता है f से। अगर आपको याद हो, याद देना आप बताएं, फिर s और d में पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? एस और डी में पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन? शाबाश शाबाश, धुक्के मारे धुक्के। देखिए, ये सीक्वेंस तब काम करता है फॉर सेम एन वैल्यू, जब एन वैल्यू सेम हो। आप कंपेरिजन कर रहे हैं 4s की, 4p की, 4d की, 4f की। एक ही शेल में अगर होंगे तो फिर एस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, आखिरी ऑर्बिटल होगी 4f, तो 4f से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहां पे देखिए 4s और 3d का कंपटीशन है, तो 3d अंदर होगी, अंदर वाले शेल में 4s बाहर होगा। बताएं पहले इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा? ये s वाले 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद d वाले 1 से जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट, देखिए आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +2 और +2 ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हर 3d सीरीज का एलिमेंट +2 देता है, क्योंकि वो s वाले इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, उस पर दोबारा वापस आते हैं कि देयर इज अ लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3d। तो कभी कभी ये होता है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कभी कभी ये होता है कि ये d से लॉस करते हैं, कभी कभी ये होता है कि ये एक्साइटेड होके दोनों से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो कम से कम जो है इनके जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, s वाला अलग, d वाला अलग, s और d वाला अलग अलग। ठीक है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनके वो 3 होंगे, s वाले,
डी वाले और दोनों वाले, ठीक है। तो ये इस वजह से कॉमन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि 4s और 3d ऑर्बिटल का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है, वो थोड़ा है, ठीक है। तो पहले ये 4s से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, उसके बाद किससे करेंगे, 3d से। अच्छा, 3d सीरीज की बात करें तो मैंगनीज इज द एलिमेंट जिसको Kmn4 में +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी ये जो एलिमेंट है आपके स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो मैंगनीज +7, यानी हाईएस्ट मैंगनीज का है, फॉलोड बाय क्रोमियम +6 शो करता है, ठीक है। कभी कभी आयरन भी, मोस्ट कॉमन तो आयरन का +2 एंड +3 होता है, +2 +3, ठीक है। जिंक ऑलवेज +2, कॉपर +1 +2 शो करता है, स्कैंडियम +3 +2 यानी +2 ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर है जो हर किसी में होगा। +1 आपको 2 एलिमेंट में दिखाई देगा, किस किस में, ठीक है। बाकी +2 सब में होगा, इसमें भी +2 होगा। +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको सब में दिखाई देगा, ठीक है। बाकी +3 जो है ऊपर वाले एलिमेंट में कॉमन होता है, और +2 जो है नीचे वालों में कॉमन होता है। बाकी +2 हर एलिमेंट शो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 बाय ऑल एलिमेंट्स एंड +3, सबसे ज्यादा कॉमन +2 है, उसके बाद +3, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन इन इनिशियल, शुरुआत वाले जो एलिमेंट है वो +3 होगा, और बाद वालों में क्या होगा, +2 होगा। इसको मैं सेव करता हूं। यहां पे देखिए, हमने जो मेजर बात है वो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं, क्योंकि एस और डी में कम डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस। कभी ये एस से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कभी डी से, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस अगर ज्यादा होता तो पहले जिसकी एनर्जी ज्यादा होती वो इलेक्ट्रॉन लॉस होता, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी क्लोज है, इस वजह से थोड़ी सी कम एनर्जी होगी तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, थोड़ी सी बढ़ा दे तो डी वाले भी निकल जाएंगे, ठीक है बेटा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसके बाद चार्ट देख लेते हैं हम कि कौन कौन एलिमेंट कितनी कितनी ऑक्सीडेशन शो करता है। तो अगर 3d की बात करें, 3d में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, ठीक है। उसके बाद आयरन +6 शो करता है, 5 भी शो करता है। मोस्ट कॉमन आयरन का जो होता है मोस्ट कॉमन +2 एंड +3, फीरस एंड फेरिक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो +2 आपको हर किसी में दिखाई देगा, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 एंड +2, ठीक है। +1 आपको 2 ही एलिमेंट में दिखाई देगा, +1 कॉपर में और क्रोमियम, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट जो है वो ग्रुप वैलेंसी या उससे कम वैलेंसी शो करता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बेटा, एनी प्रॉब्लम इन दिस, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। राइट डाउन द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट, कर सकते हैं। एक तो मैं करवा लेता हूं। तो कल वो जो हमसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही थी उसका एटॉमिक नंबर गलत लिखा हुआ था, वो 48 था, 66 नहीं था, और मरकरी का 80 होता है। तो इसको हम, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 29 - 2, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 27 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने, बताएं क्या लिखूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कराए, 2 इधर इधर वाले गए, और डी में कितने 10 थे तो बाकी कितने के 9, ठीक है। तो कॉपर +1 की क्या होगी, कॉपर +1 जो है, ठीक है, 29 - 1 कितने रह गए 28 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, 4s 0 होगा, 3d 10 होगा, ठीक है। यानी 4s 0 और 3d 10। देखिए थोड़ा सा फर्क देखिए, अब ये जो एलिमेंट है इसके पास एक 8 नंबर इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, ये डायामैग्नेटिक होगा, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप क्रोमियम की करना चाहते हैं, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है तो क्या थी, 4s1 3d5, ठीक है, ये थी।
आइन है तो -3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बाकी क्या रह जाएगा 4s0 3d3। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या कि डाई होगा? पैरा होगा। मैंगनीज, मैंगनीज में क्या सीन था? मैंगनीज में ये था 4s2 3d5 तो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं? 2 2 निकालो तो बाकी कितने रह गए? 3d5 एंड 4s क्या होगी? 0। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरामैग्नेटिक। उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5। तो ये बहुत ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। और जब किसी एलिमेंट के पास 3, 4 या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम फेरोमैग्नेटिक, तो क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। यानी द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। यानी बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ मैग्नेट इनको क्या करेगा? कट करेगा। आए भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आए। ठीक है, 3 किस्म के सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक उनको कहते हैं अगर किसी भी सब्सटेंस के पास वो एटम है, आइन है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, आइन है, कुछ भी है, अगर उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेट उसको रिपेल करता है। जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जिसको मैग्नेट रिपेल करता है उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज्यादातर इनके पास कंपाउंड की फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। अब जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो उतना जो इसका जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट है वो बढ़ता जाएगा। यानी जो अट्रैक्टिव पावर है मैग्नेट का वो सब्सटेंस पे बढ़ता जाएगा। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उसका ये फार्मूला है। इस फार्मूला पे आते हैं। सब्सटेंस हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको क्या कहेंगे? हम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पर ऐसा सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसको डायमैग्नेटिक। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एटम है, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अब देखें कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है, जब वो स्पिनिंग मोशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन की 2 टाइप की मोशन होती है, एक रिवोल्यूशनरी और दूसरी स्पिनिंग मोशन होती है। जब भी ये स्पिनिंग मोशन करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मान लें कि इस इलेक्ट्रॉन ने जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है, इसने क्या किया कि नॉर्थ पोल जनरेट किया। इस क्लॉकवाइज स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? नॉर्थ पोल जनरेट किया। हमने क्या किया कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके इसकी तरफ आ गए। ठीक है, नॉर्थ पोल इधर है तो साउथ पोल इधर होगा। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेट उसको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो भाई मैग्नेट उल्टा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज कर ले। इजी क्या है? व्हाट इज इजी? कि मैग्नेट अपना सिस्टम उल्टा कर देगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करेगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कॉमन सेंस। इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कुछ भी नहीं है। ये मैग्नेट तो बहुत हैवी है, तो एक इलेक्ट्रॉन इतना सा जरी से भी जरा, जरी उससे भी जरा, उसको भी आप करोड़ों बार डिवाइड करें तब जाके एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो वो इसको रोटेट इतनी रिपल्सिव फोर्स नहीं दे सकता। हाँ, इसकी रिपल्सिव फोर्स से इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाएगी। स्पिन चेंज हो गई। अब क्या हो गया कि ये नॉर्थ पोल इधर इधर ही रहा, साउथ पोल इधर रहा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन साउथ पोल जनरेट कर रहा है, तो नॉर्थ और साउथ पोल अभी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मैग्नेटिक लाइंस जनरेट करेगा। पॉसिबल है वो नॉर्थ पोल जनरेट करे या साउथ करे, ना इधर केस मैग्नेट उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। अब देखें, ये तो की पेयर है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करेगा? नॉर्थ, दूसरा क्या करेगा? साउथ। आप मैग्नेट का कोई भी पोल लेके आए, लेट सपोज कि आप नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो नॉर्थ पोल को जितनी फोर्स से एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसका जो साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा
उसी फोर्स से नॉर्थ उसको क्या करेगा, रिपेल। तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि देयर विल बी नो अट्रैक्शन, स्लाइटली क्या होगी, वीकली रिपल्शन होगी। उस सब्सटेंस को जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको हम कहेंगे डायामैग्नेटिक। उसको हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है। तो अ सब्सटेंस हैविंग वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज वीकली अट्रैक्टेड बाय सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अ सब्सटेंस नॉट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अदर वर्ड में कहेंगे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे। अब क्या है कि अगर सब्सटेंस है जिसके पास एक है, दूसरे के पास दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, ये सारे पैरामैग्नेटिक हैं, और सबसे ज्यादा फोर्स से मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, इन दो। इसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म यानी ये इतने स्ट्रांग जो है मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता है कि ये खुद मैग्नेटाइज हो सकते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इतने हो सकते हैं, चार या पांच, ठीक है, तो इनको हम फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है, इसको जो जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है वो बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन उसका फार्मूला है कि एन ब्रैकेट एन प्लस टू, एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आगे चलते हैं, मैंने सबका कैलकुलेट करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं। पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या जरूरी है कि एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। डायमैग्नेटिक के लिए क्या जरूरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे पेयर्ड हो। फेरो के लिए क्या जरूरी है कि ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चार पांच हो, तो वो फेरो बन जाएंगे। अच्छा ये देखें, तो अगर आपके पास न्यूट्रल एलिमेंट की सीरीज है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 6। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, क्रोमियम का, ठीक है। अब जितना आपका क्या कहते हैं देखें, तो इसको इधर होना चाहिए, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बीच में जब आओगे तो एक कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन छह, उसके बाद फिर पांच, उसके बाद फिर चार, तीन, दो, एक और जीरो। अच्छा इसमें एक इसमें है और इसमें जीरो। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर तक बढ़ रहे हैं तो आप देखें कि ये वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये 6 होगा और ये 5 होगा, ठीक है। तो बोर मैग्नेटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे फिर पेयरिंग शुरू होगी, अगेन बढ़ रहा है। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिंक के पास, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, यानी ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको भी हम सेव करते हैं। और एक चीज और, कुछ आइंस दिए हुए हैं मैंने, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये देखिए। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो स्कैंडियम आयन के पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाया। एक तो ये क्या होगा, पेरा। ये क्या होगा, पेरा। ये क्या होगा, पेरा। और ये तीनों क्या होंगे, पेरो। और ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो जिंक आयन कॉपर प्लस टू, डायमैग्नेटिक का कॉपर प्लस वन क्या होगा, डाय होगा। कॉपर प्लस टू पेरा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और अगर कॉपर प्लस वन होगा फिर ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मैंगनीज और आयरन, इनको मोस्टली जो है इनके पास सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट जो स्ट्रीम मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे वो कौन से होंगे, आपके मैंगनीज और आयरन होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे क्या चीज है, एक सेकेंड लेट मी चेक। इसी से रिलेटेड है तो करते हैं, वरना ये कल करेंगे, ठीक है बेटा, इसको कल करेंगे। अभी आप जाएं, जिंक डायमैग्नेटिक को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम, बिल्कुल बाबा, हसनैन बिल्कुल सही। इधर हम बात करें 3D एलिमेंट की, तो 3D सीरीज में जो हाईएस्ट होगा वो इसका होगा। बाकी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फिर वो होगा, सर ये भी नहीं। आपकी जो टेस्ट होगी वो जस्ट, हाँ, स्ट्रीम कंडीशन ऑफ, तो आपकी जो टेस्ट होगी वो सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक से होगी, ओनली एस एंड पी ब्लॉक। आपका डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आएगा, ये अगली अगली टेस्ट में होगा, ये अगली टेस्ट में होगा। मतलब आप उसको एज ए मैग्नेट यूज कर सकते हो पुष्पा, आप उसको मैग्नेट यूज कर सकते हो। और कुछ कोई क्वेश्चन पूछते जाएं, वरना लीव करते जाएं। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, आस्क।
फर्स्ट चैप्टर ओनली इन द टेस्ट। एसएलसी ब्लॉक फुल प्रिपेयर, यस फुल प्रिपेयर करें, सुना, फुल प्रिपेयर करें। और कोई क्वेश्चन है या फिर छुट्टी करें, लीव करते जाएं तो पता चले, लीव द मीटिंग। इफ यू पीपल डोंट हैव एनी क्वेश्चन, लीव द मीटिंग। रिपल्सिव फोर्स की वजह से बेटा, रिपल्सिव फोर्स की वजह से मैग्नेट जो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उससे इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करेंगे। और कोई, एनीबडी एल्स? मैग्नीज है 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन। देखिए ये एक्सेप्शनल केसेस बेटा हम सारे नहीं पढ़ सकते, हसनैन बहुत सारी एक्सेप्शन है, किस किस को उठाएं। हमारा आइडिया ये है कि जनरल ट्रेंड क्या है उसको फॉलो करें बस। फाइन एनर्जी में एनर्जी देते हैं या लेते हैं, देते हैं बेटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम बाउंड होता है, उसको सेपरेट करना है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप सिस्टम बाउंड सिस्टम बना रहे हैं तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, बनाए हुए को तोड़ना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और कोई बेटा? देखिए बॉइलिंग पॉइंट में हसनैन उल्टा सिस्टम है, मेल्टिंग में कुछ और है। अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा है, तो ये हर किसी के पीछे भागेंगे तो मतलब ये हमारा एरिया नहीं है, उस एरिया से हटके है। पर ये क्या करिए आपके ऐसे क्यों होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन ज्यादा होती है? बॉन्ड एनर्जी की वजह से भाई। ये देखें कि ये बॉन्ड फ्लोरीन जो है उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए क्लोरीन से। तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा तो एटॉमिक फ्लोरीन ज्यादा रिएक्ट होगा मॉलिक्यूलर से, यानी ये कम एनर्जी पे टूट जाएगा, ये ज्यादा एनर्जी पे टूटेगा। और कुछ बेटा? +2 +3 वाला क्या मतलब? किसमें +2 +3? हाँ ये आयरन पुराने नोमेनक्लेचर में, अब तो आयरन +2 को फीरस कहते थे और +3 को फेरिक कहते थे। नए नोमेनक्लेचर में ये जो टीएस और इक लगाते थे वो खत्म कर दिया, अब उसको आयरन 2 और नीचे वाले को आयरन 3 कहते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फीरस एंड फेरिक, क्योंकि इनसे एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सबके नाम कैसे याद करें या कैसे दें? आयरन की 4-5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो फेरस किसको कहें, फेरिक किसको कहें? नॉर्मली जो फीरस होता है यानी जिसमें ओएस लगाते हैं, ये कम ऑक्सीडेशन और ये ज्यादा के लिए यूज होता है। और कुछ बेटा? लीव करते जाएं, जिसको पूछना है पूछते जाएं। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स 82, मोर देन 80 बेटा, तो नहीं है, मोर देन 80 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। आप खाली डी वालों को कह रहे हैं 28, वो नीचे वाले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को काउंट करें, 28 वो हैं, उसको भी स्वेड करें 28, तो ये कितने बन जाएंगे? 90 बन जाएंगे जो आपने ऑप्शन दिए हुए हैं। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस, वो नॉर्मल एलिमेंट की बात थी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसमें चीजें उस तरह से नहीं होती जो हमने नॉर्मल एलिमेंट्स में देखा था। देखिए टोटल 90 कंफर्म नहीं है, ठीक है, कुछ एलिमेंट मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, वो इतने स्टेबल नहीं होते, तो कुछ राइटर उनको एलिमेंट कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं करते। तो कोई उनको पीरियोडिक टेबल रखता है, कोई नहीं रखता। अगर 118 एलिमेंट पूरे रखते हो आप पीरियोडिक टेबल में, यानी आप 7p6 तक सारे एलिमेंट रखते हो, तो फिर हाँ 90 मेटल्स होंगे। पर अगर आप पूरे नहीं रखते हो तो फिर 80s में होंगे। ये यानी नंबर वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि बुक कौन सा है, ऑथर कौन सा है, हमारे सिलेबस में क्या है, कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल रखे हुए हैं, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और कुछ बेटा? एनीथिंग एल्स? देखिए मैंने कल ही तो भेजी थी बेटा, कल भेजी थी, परसों भेजी थी केमिस्ट्री के साथ। आर्गान का क्या पूछ रही हैं? आर्गान का, देखें आर्गान का जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, काफी बुक उसको कोवेलेंट रेडियस दे के बताते हैं। वी नो दैट कि आर्गान जो है वो नॉर्मली वो कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाते, बहुत ही स्पेशल कंडीशंस पे बनाते हैं, ठीक है। उनका जो रेडियस होता है वो वेंडरवाल रेडियस होता है,
और वेंडरवाल रेडियस हमेशा एटॉमिक और कोवलेंट रेडियस से बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप एथेंटिक बुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो नोबल गैसेज है उनका रेडियस ज्यादा बड़ा होता है। क्या लिखा हुआ है फेडरल में? व्हाट इज रिटन इन द फेडरल परी? आर्गन का बता रहा हूं कि डिपेंड करता है दिया क्या हुआ है। अगर कोवलेंट रेडियस दिया है, कोवलेंट रेडियस दिया है तो फिर सिमाल होगा। अगर वेंडरवाल रेडियस दिया है तो वो उधर देखना आपके दिया क्या हुआ है, तो देन आर्गन बिग होगा, क्लोरीन से बड़ा होगा। वो बता दिया मैंने आपको दोनों कंडीशन कि कोवलेंट रेडियस छोटा होगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन से, और जो आपका वेंडरवाल रेडियस वो बड़ा होगा। एनीथिंग एल्स बेटा? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? लीव करें, लीव करें। इफ यू पीपल डोंट हैव एनी क्वेश्चन, लीव द मीटिंग। चलिए फिर मैं ही बंद कर लेता हूं, आप नहीं बंद करते तो मैं बंद